हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज की टॉपिक है हम लोग का हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। ठीक है, तो आइए देखते हैं उच्च न्यायालय क्या है। देखिए, उच्च न्यायालय का प्रावधान जो है, उच्च न्यायालय का प्रावधान उच्च न्यायालय का प्रावधान जो है भाग 6 में अनुच्छेद 214 से लेकर के और कितना तक 231 उच्च न्यायालय का प्रावधान जो है भाग 6 में किया गया है और इसका वर्णन अनुच्छेद 214 से 231 में है। अब आते हैं क्या कि अनुच्छेद 214 में क्या वर्णन है। तो 214 में यही वर्णन है कि राज्यों के लिए क्या होना चाहिए, हाई कोर्ट होना चाहिए, उच्च न्यायालय होना चाहिए। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय के गठन के बारे में उल्लेख है और अनुच्छेद 231 में ये बताया गया है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए क्या होना चाहिए, एक हाई कोर्ट होना चाहिए। ठीक है, तो वर्तमान में कितने अभी हाई कोर्ट है। तो वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है, हाई कोर्ट की संख्या 25 है। ठीक है, और हमारे इंडिया में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इतना तो सबको पता होगा। चलिए अब देखिए, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या न्यायाधीशों के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान होती है, तो ऐसा प्रावधान नहीं दिया गया है। राज्य में जैसे कि एक न्यायाधीशों की संख्या कहीं 10 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है। इसका कोई समान वर्णन नहीं है कि न्यायाधीशों की संख्या क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट के समान ही हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या होगी। ऐसा कुछ प्रावधान नहीं दिया गया। लेकिन न्यायाधीश जो है वह हाई कोर्ट के, ये न्यायाधीशों की संख्या किसके ऊपर कैसे ये की जाती है, न्यायाधीशों की संख्या को कैसे कौन मतलब तय करता है। तो ये राष्ट्रपति तय करते हैं। न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति और न्यायाधीशों की सलाह पर ही तय किया जाता है। अन्य जो न्यायाधीश होते हैं उनके सलाह पे ही तय किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी राज्य में क्या है, अधिक के मुकदमे आ रहे हैं, तो वहां पे न्यायाधीशों की संख्या ज्यादा, ये सिंपल सी बात है कि न्यायाधीशों की संख्या अधिक रखनी पड़ेगी। और क्या बोलते हैं, उनके भार के हिसाब से, मुकदमे के हिसाब से, ठीक है, न्यायाधीशों की संख्या होती है, भार के हिसाब से होती है। ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से न्यायाधीशों की संख्या राज्यों में होती है। ठीक है, हाई कोर्ट में होती है। और आगे आते हैं, इसकी नियुक्ति के बारे में देखते हैं कि नियुक्ति कैसे होती है। तो इसको मिटा के हम लिखेंगे ताकि आप लोग को समझ में दिखाई भी दे और समझ में भी आए। चलिए नियुक्ति के बारे में देखते हैं कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है, कौन करता है। तो आइए, हाई कोर्ट की न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो वर्णन है अनुच्छेद कितने में है, अनुच्छेद 217 में दिया गया है। इनकी नियुक्ति हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में भी हमने बताया था कि न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है, राष्ट्रपति ही करते हैं। और यहाँ पे भी राष्ट्रपति ही नियुक्ति करते हैं। लेकिन ये किसके सलाह पे करते हैं, वहाँ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सलाह पर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सलाह पे करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे राज्यों के राज्यपाल की सलाह पे राज्यों के राज्यपाल के सलाह पर किया जाता है। ठीक है, हाई कोर्ट की
हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है राज्य के राज्यपाल के सलाह पर की जाती है, राष्ट्रपति करते हैं। चलिए शपथ के बारे में देख लेते हैं। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाते हैं। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, शपथ कौन दिलाता है हाई कोर्ट के न्यायाधीश को? तो राज्यपाल। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। अब आते हैं इनके कार्यकाल के बारे में। ठीक है, कार्यकाल के बारे में जानते हैं। कार्यकाल किस हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के कार्यकाल क्या होते हैं? तो आप लोगों ने पिछले क्लास में तो पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो कार्यकाल होती है वो 65 वर्ष तक होती है, और यहाँ हाई कोर्ट की बात की जाए तो यहाँ 62 वर्ष होते हैं। देखिए इसी में क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिलेट करके पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्रश्न आते हैं एग्जाम में, तो कंफ्यूजन में आके क्या करते हैं, गलत कर जाते हैं क्वेश्चन। तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। अब देखिए त्यागपत्र का बात किया जाए कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो हैं वो त्यागपत्र किसको देते हैं? तो हमने आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो होते हैं, ठीक है, वो किसको त्यागपत्र देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। और हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी क्या करते हैं? त्यागपत्र किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति को ही देते हैं। यहाँ आप लोग हटाने की प्रक्रिया है, जैसे कि मान लीजिए अपने कार्य में असमर्थ अगर कोई न्यायाधीश हो रहा है, तो आप लोगों को बताया गया था सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की क्या प्रक्रिया थी। संसद द्वारा लोकसभा राज्यसभा के लोकसभा में 100 सदस्य की हस्ताक्षर और राज्यसभा में 50 सदस्यों के हस्ताक्षर। सेम उसी प्रकार अगर असमर्थ हैं, अपने कार्य में विफल हो रहे हैं, तो हटाने की कुछ प्रक्रिया है। जैसे हाई कोर्ट में है वैसे ही क्या है, सुप्रीम कोर्ट में भी प्रावधान है, लेकिन एक यहाँ कुछ अलग है, जैसे कि हस्तांतरण होता है, जैसे कि स्थानांतरण होता है, सॉरी हस्तांतरण नहीं, स्थानांतरण जो होता है, ठीक है, एक जगह से ट्रांसफर। तो ये ट्रांसफर जो होता है वो कैसे होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हाई कोर्ट के न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करना है, इनकी कुछ ऐसी प्रक्रिया है हस्तांतरण की। तो उसमें ऐसे हस्तांतरण होती है जैसे कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे उसको सुप्रीम कोर्ट में हस्तांतरण की जाती है। या चलिए और देख लेते हैं इनकी शक्तियों के बारे में। थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है स्पेस की वजह से, तो मेरे को इधर उधर करना पड़ रहा है। इसको आप लोग माइंड मत कीजिएगा, बच्चे माइंड बहुत करते हैं, ठीक है, बहुत माइंड करते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग क्या देखना है, चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या, तो योग्यता के बारे में, ठीक है, योग्यता क्या होनी चाहिए। तो पहला फर्स्ट ऑफ ऑल भारत की नागरिक होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति न्यायाधीश जो जिसको न्यायाधीश बनना है उसको भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, 10 वर्ष न्यायाधीश के रूप में क्या कर रहा हो, काम किया हो, या
10 वर्ष किसी भी हाई कोर्ट में वकील के रूप में कार्य किया हो। ठीक है, ये कंडीशन लागू होता है। अब आते हैं शक्तियों के बारे में कि राष्ट्रपति की शक्ति सॉरी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की क्या शक्तियां हैं। तो शक्तियां, पहला कि मूल अधिकारिता, मूल अधिकारिता जैसे हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में क्या पढ़ा था मूल अधिकारिता के बारे में, कि वो क्या कर सकते हैं, केंद्र और राज्य दोनों के सुरक्षा को, मुकदमे को सुलझा सकते हैं। केंद्र और राज्य दोनों के मुकदमों को सुलझा सकते हैं कौन, सुप्रीम कोर्ट। और यहाँ पे क्या प्रावधान है, यहाँ पे है सेम वैसे ही भी वैसे हाई कोर्ट की भी मूल अधिकारिता होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे रीट संबंधित अधिकारिता, रीट संबंधी अधिकारिता तो रीट संबंधी अधिकारिता है जो अनुच्छेद 200 सॉरी रीट संबंधी अधिकारिता कितना अनुच्छेद में, 32 अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जो कि है सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, 5 प्रकार की रीट क्या कर सकती है, प्रकार की रीट जारी कर सकते हैं। आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी पढ़ा था। और हम लोग का जो भारतीय संविधान में जो कि ये न्यायिक व्यवस्था जो है, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये है भारतीय न्यायिक सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट का मुकदमा कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, ऐसे होता है। आते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर कौन सा शक्ति है, तो अभिलेख की शक्ति। ठीक है, अभिलेख न्यायालय की शक्ति आप लोग को दिखाई दे रहा है। तो हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए क्या होता है, एक प्रकार का अभिलेख न्यायालय होता है। कौन, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए एक प्रकार का अभिलेख न्यायालय की तरह होता है। अब आते हैं चौथे नंबर शक्तियां पर। चौथे नंबर की शक्तियां क्या है, अपीलीय शक्ति। इसको हमको पहले थर्ड नंबर पे बताना चाहिए, लेकिन नहीं बता पाए थे, भूल गए थे। अपीलीय क्या है, अपीलीय अधिकारिता। अपीलीय अधिकारिता क्या कहता है, अपीलीय अधिकारिता शक्ति क्या कहते हैं, तो ये कहता है, देखिए मैंने यहाँ पे आपको अपीलीय अधिकारिता शक्ति के बारे में भी बता दिया है। ठीक है, ये जो है हमारा हाँ, अपीलीय अधिकारिता शक्ति जो है, इसको हम अभिलेख शक्ति, ये तो हो गया। अपीलीय अधिकारी शक्ति जो है, जैसे कि हमारे संविधान में क्या है, हमारे संविधान में व्यवस्था क्या है, एकीकृत न्यायालय की। तो यहाँ पे जैसे कि एकीकृत न्यायालय की व्यवस्था है, तो अपील हम क्या कर सकते हैं, ये 3 भाग में है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई भी मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फैसला नहीं आता है, तो उसको हम ले जाते हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से अगर फाइनल नहीं होता है, तो उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले जाता है, हाई कोर्ट से नहीं होता है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में अपना मुकदमा ले जाते हैं, अपने बातों को ले जाते हैं। उसके बाद 5 नंबर पे न्यायिक पुनर्विलोकन। तो न्यायिक पुनर्विलोकन में क्या है, अनुच्छेद
न्यायिक पुनर्विलोकन का वर्णन अनुच्छेद कितना में है? 13, 226 और 32। अब आते हैं एक छठे नंबर पे। तो पूरे राज्य में जितने भी क्या है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो हाई कोर्ट का क्या है न्यायिक न्यायालय है। ठीक है, जितने भी राज्य के डिस्ट्रिक्ट जितने भी राज्य है उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो भी है उसमें के मुकदमे कहाँ जाती है? हाई कोर्ट में जाती है। और ये जो हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिटिश सरकार के शासन में 1862 ईस्वी में हुई थी। और वर्तमान में हमारे हाई कोर्ट की संख्या जो है 25 है। आप लोग को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आप लोग के दिमाग में ड्रिल कर गया होगा। अगर नहीं करा होगा तो फिर से एक बार इसको देखिएगा, जरूर आप लोग के दिमाग में ये छप जाएगा। और क्वेश्चन कहीं से भी क्या होगा छूटने वाली बात कोई नहीं है। चलिए यहीं पे आज की क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।